बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बच्चों, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम इसको रख रहे हैं। ये है जी स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का जो प्रूफ है ये अक्सर पास पेपर में पूछा गया है, एमएससी के पेपर्स में भी और बीएस के 5th सेमेस्टर के अंदर भी। तो ये असल में स्टोक्स थ्योरम हमारी हेल्प करता है कि आप एक सरफेस इंटीग्रल को किस तरह से एक लाइन इंटीग्रल में बदलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, वो है जी द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए टेकन अराउंड ए सिंपल क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए टेकन ओवर एनी सरफेस एस हैविंग सी एज इट्स बाउंड्री। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। इसको हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपको याद होगा कि मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल भी सिखाया है पिछले लेक्चर्स के अंदर, और लाइन इंटीग्रल भी हमने पढ़ा था। तो लाइन इंटीग्रल जो होता है डेफिनेटली उसमें हमेशा अगर आप वेक्टर के किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप हमेशा उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट का वेक्टर फाइंड करते हैं अराउंड द क्लोज पाथ। तो वो तो उसी तरह से ही है। उसकी जो फर्स्ट पार्ट है, एक जो मतलब एक साइड है जो इसकी थ्योरम की, वो यही है कि लाइन इंटीग्रल लेना है आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए का। दूसरा आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है, लेकिन सरफेस इंटीग्रल एक नॉर्मल वेक्टर मतलब एक आम वेक्टर नहीं है, बल्कि आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है। पहले आपने वेक्टर का कर्ल निकालना है, फिर वेक्टर का कर्ल निकाल के उसका सरफेस इंटीग्रल लेना है। और आपको पता है कि सरफेस इंटीग्रल जब भी हम लेते हैं तो हमेशा हम वेक्टर का जब भी सरफेस इंटीग्रल लेते हैं तो उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं। यानी वो कंपोनेंट वेक्टर के जो सरफेस के नॉर्मल होते हैं यानी परपेंडिकुलर होते हैं, उनका हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि आपने जो वेक्टर लेना है वो वेक्टर यहाँ पे ऐसा नहीं लेना, बल्कि आपने वेक्टर का कर्ल निकालना है। तो जो वेक्टर का कर्ल आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। अब उस वेक्टर के आपने नॉर्मल कंपोनेंट्स लेने हैं और उसका सरफेस इंटीग्रल ले लेना है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आम सरफेस इंटीग्रल में और यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वर्ड सरफेस इंटीग्रल का, उसमें क्या डिफरेंस है कि आम सरफेस इंटीग्रल में खाली वेक्टर जो होता है उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स का सरफेस इंटीग्रल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरम में हम उस वेक्टर का पहले कर्ल निकालेंगे, वो एक वेक्टर बन जाएगा। अब वो कर्ल ऑफ द वेक्टर जो है वो खुद एक वेक्टर है। अब उस वेक्टर का हम नॉर्मल कंपोनेंट्स लेंगे और उसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे। ये है स्टोक्स थ्योरम। जी बच्चों, तो हमने स्टेटमेंट इसकी पढ़ दी है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर लाइन इंटीग्रल सीखा था किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वेक्टर ए के टेंजेंशियल कंपोनेंट का लाइन इंटीग्रल ले लिया, ये तो बात क्लियर होगी। अब लेना किसके अराउंड है, एक क्लोज कर्व के अराउंड लेना है आपने। वो बराबर किसी आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए। अब आपने पहले कर्ल ऑफ ए निकालना है, फिर उसके नॉर्मल कंपोनेंट लेने हैं और फिर उसका सरफेस इंटीग्रल लेना है। यानी इसमें 3 स्टेप्स हैं। यानी इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ये चीज़ है, यहाँ तक इससे पहले इक्वेशन की एक साइड है ये वाली, यूँ समझ लें, और इसके बाद में ये उसकी सेकंड साइड है। तो ये पहले वाली जो है ये सिंपल है, लाइन इंटीग्रल लेंगे हम। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली एक सरफेस चाहिए थी। एक 3D सरफेस मैंने आपके सामने शो की है, एक टर्किश कैप की शक्ल की ये एक सरफेस है, या फिर हाफ स्फेरिकल शेप सरफेस ले ले, सेमी स्फीयर एज्यूम कर ले कि एक सेमी स्फीयर है हमारे पास। तो उसमें देखें क्या है कि हमने इस सरफेस को ओवरऑल एस से रिप्रेजेंट किया है। ये होल सरफेस जो उसकी सेमी सर्कुलर सॉरी सेमी स्फेरिकल जो सरफेस बन रही है, यानी सफ़ियर को आप हाफ कर लें तो उसकी जो बाकी सारी सरफेस होगी उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसकी जो बाउंड्री है उसको हमने ये सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमने जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ये इसके अलॉन्ग कैलकुलेट करना है। ये जो पाथ सी आपको नज़र आ रहा है
इस पाथ सी के अलॉन्ग हमने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है वेक्टर के टेंजेंशियल कंपोनेंट का, और हमने वेक्टर के कर्ल निकालना है। फिर वेक्टर का कर्ल निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स लेंगे, उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स का हमने फिर सरफेस इंटीग्रल लेना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए, ये हमने एक्सप्लेन करना है। इस फिगर को देख ले, मैंने एक सरफेस का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, वही जो हमारी सेमी स्फेरिकल सरफेस थी उसका मैंने प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया है। तो ये एक प्लेन के अंदर उसका जो प्रोजेक्शन है उसमें हमारे पास जो रीजन बन रहा है उसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे सारे का सारा, इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और उसकी जो बाउंड्री है उसको C1 से डिनोट कर रहे हैं। एक स्मॉल सेगमेंट सरफेस का DS एलिमेंट ऑफ द सरफेस जो है वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस सरफेस के अंदर, ये उसके ऊपर नॉर्मल N ड्रॉ किया गया है। इसका जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है एक्स वाई प्लेन में उसको मैंने छोटे से स्मॉल से सेगमेंट DX DY के साथ ये रिप्रेजेंट किया है फिगर के अंदर। तो ये फिगर की एक्सप्लेनेशन है कि सिंपल हमारे पास सेमी सर्कुलर सरफेस है, सेमी स्फेरिकल सरफेस है, उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक सर्कल की फॉर्म में आ रहा है। उस सर्कल का जो रीजन है, एरिया है, उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी बाउंड्री को C1 से, जबकि रियल सरफेस का जो एरिया है उसको हम S से डिनोट कर रहे हैं और उसकी बाउंड्री को C से डिनोट कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया है सरफेस का DS के नाम से, उसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है N। तो ये N जो है DS के ऊपर नॉर्मल है, DS का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में DX DY से लिखा गया है। ये इस फिगर और उसकी एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूँ और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। जी बच्चों, तो हम असल में एक वेक्टर A के लिए इस थ्योरम को प्रूव करना चाह रहे हैं। और देखें हमारे पास जो वेक्टर A है उसके हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स A1I और A2J A3K की फॉर्म में लिखे हैं। और ये R जो है ये एक पोजीशन वेक्टर है सरफेस S के ऊपर, उसके कंपोनेंट को RXI RYJ और RZK से लिख दिया है। DR एक लिटिल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको DXI प्लस DYJ प्लस DZK से लिख दिया है। सरफेस के ऊपर ही अगर मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू DR के बराबर है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हमने वो लाइन इंटीग्रल की बात की थी, तो लाइन इंटीग्रल आपको पता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट का हमने लाइन इंटीग्रल लेना होता है वेक्टर के। टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, आप A और DR को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस तरह से हमारे पास A डॉट DR जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो A1 इंटू DX के बराबर आ गया जी। A1 इंटू DX प्लस A2 DY प्लस A3 इंटू DZ के बराबर आ गया, अगर आप A और DR का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया था कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसलिए देखें, हम अगर डेल क्रॉस A लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट रो R आप जो है वो बनाएंगे यूनिट वेक्टर्स की, तो IJK जो है वो फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकेंडली ये जो ऑपरेटर्स हैं डेल के, ये करली ओवर करली X, करली ओवर करली Y और करली ओवर करली Z, ये ऑपरेटर आ जाएंगे। और थर्ड रो जो आएगी वो A के कंपोनेंट्स की आएगी, वो आएगा A1 A2 एंड A3। ये हमारे पास आता है ऑपरेटर कर्ल। जब आप A के ऊपर इसको ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। I को हम ऐसा सच रखेंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ते हैं, तो करली ओवर करली Y ऑफ AF इसको लिखा जाएगा करली ओवर करली Y A3 माइनस करली ओवर करली Z ऑफ A2, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस के साथ, अगर हम लिखते हैं तो माइनस J, ये कॉलम और ये रो छोड़ के करली ओवर करली X ऑफ A3, ये आगे करली ओवर करली X ऑफ A3 माइनस करली ओवर करली Z ऑफ A1।
हम जस्ट डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास ये इसका कर्ल एक एक्सपेंडेड फॉर्म में आ रहा है जी। तो ये था करली ओवर करली A3 और करली ओवर करली A1 आ गया। फिर अगर आप माइनस को अंदर शिफ्ट करते हैं तो आप यूँ भी इसको लिख सकते थे A1। चले हम इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम इसको प्लस में भी लिख लेंगे जी। तो लास्ट इसकी आएगी टर्म प्लस के और यह आ जाएगा करली ओवर करली एक्स हाफ A2 माइनस हाँ जी करली ओवर करली वाई ऑफ A1 करली ओवर करली वाई ऑफ A1। ये हमारे पास आ रहा है डेल क्रॉस ए का जो आंसर है। अब देखें हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर को जनरल फार्मूले से इस तरह से लिखा जाता है, आप इसको n एक फ़र्ज़ किया नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसको इस फार्मूले से लिखा जाता है जी कॉस ऑफ अल्फ़ा i प्लस कॉस ऑफ बीटा j। ये एक जनरल नोटेशन है, समझ लें, कॉस ऑफ गैमा के बराबर। इसको आप देख सकते हैं, आप पिछली क्लासेस में भी शायद सीखा होगा कि मतलब कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर इस तरह से कैसे लिखा जा सकता है। चलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। लेट्स से कि मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर आर है और मैंने इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखें ये जो एंगल होता है ये जी एक्सिस के साथ ये गैमा कहलाता है और इसका ये जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फ़ा कहलाता है और इसका ये जो एंगल होता है ये बीटा कहलाता है। तो लेट्स से कि अगर आप देखते हैं कि आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला यहाँ पे अगर आर का यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हैं तो आर का यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो लेट्स से कि इसकी जो वेक्टर है वो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये वेक्टर आ गया और इसकी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली आपको पता ही है 3 डिमेंशन के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब आप इसको सेपरेट करके लिख लें, अगर ये आर यूनिट वेक्टर इस तरह से लिखा गया यानी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू आई, फिर वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू जे, फिर जी ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू के। अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो ये जो एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है ये कॉस अल्फ़ा के बराबर आएगा। कैसे, मैं एक प्रूव कर देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे आप देखें ये सीधी एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर लेट्स से कि ये जो ट्रायंगल बन रही है ए ओ पी क्यू ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें कॉस ऑफ गैमा किसके बराबर होगा जी, कॉस ऑफ गैमा, ठीक है। तो ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये बेस है, इसकी बेस हाँ जी ये बेस है, ये वाली इसकी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है ये। तो ये बेस जो है ये यहाँ पे किसके बराबर है, ये बराबर है जी के, ये जी एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू आ रही ना, ये जी के बराबर है और ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, ये अंडर रूट अपना सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसके बराबर होती है, यानी यूँ समझ लें कि कॉस गैमा बराबर आएगा जी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये पूरी लेंथ जो है ये आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, ये पूरी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो सारी वैल्यू है इसको कॉस गैमा से रिप्लेस कर दिया हमने, ये जो सारी वैल्यू थी इसको हमने कॉस गैमा से रिप्लेस कर दिया, ये जो सारी वैल्यू थी इसको हमने कॉस बीटा से रिप्लेस कर दिया, इस सारी वैल्यू को हमने कॉस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए मैंने बोला है कि ये एक जनरल नोटेशन है, जनरल फार्मूला है कि किसी भी आप यूनिट वेक्टर को इस तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला लिखा था, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी यानी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर जनरली इस फार्मूले से लिखा जा सकता है। तो अब देखें, हमने कर्ल भी निकाल लिया। मैंने बोला था कि आपने क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल लेना है किसका, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर का। तो कर्ल भी हमारे पास मौजूद है एक वेक्टर के फॉर्म में, और ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर भी मौजूद है। तो आप जस्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी आप निकालेंगे डेल क्रॉस ए डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये वेक्टर है एक, दूसरा वेक्टर ये है यूनिट वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ। वो जस्ट सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस अल्फ़ा को पहली टर्म के साथ। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा जी करली A3 ओवर करली, जो पहले लिखा हुआ था करली ओवर करली वाई A3 माइनस करली ओवर करली Z इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। कॉस ऑफ अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर आ जाएगा माइनस जे इंटू सॉरी जे तो 1 हो गया था, जे डॉट जे 1 हो गया, फिर आगे माइनस करली बाई करली एक्स इंटू A3 माइनस करली ओवर करली Z इंटू A1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था कॉस ऑफ बीटा। तो यहाँ पे इसको के साथ कॉस बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस बीटा आ गया। फिर इसकी थर्ड टर्म है और इसकी थर्ड टर्म, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, के डॉट के 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस करली बाय करली एक्स A2 माइनस करली बाय A1 इंटू कॉस ऑफ गैमा। जी ये हमारे पास फाइनल टोटल आंसर आता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इस ब्रैकेट को बेशक रिमूव कर दें। तो ये आ गया डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। तो अब आप देखें स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक हमने क्या लिखना है कि स्टोक्स थ्योरम हम अगर अप्लाई करते हैं तो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिखी थी। स्टोक्स थ्योरम की जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, देखें ये है लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए डॉट डी आर कर दिया तो इट बिकम्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है। किसका सरफेस इंटीग्रल? आपने सरफेस इंटीग्रल लेना है ये जो डेल क्रॉस ए डॉट एन का, यानी डेल क्रॉस ए, ये एक वेक्टर आया, इसके नॉर्मल कंपोनेंट ले लें तो इसका सरफेस इंटीग्रल ले लें। ये इसका फार्मूला बनता है स्टोक्स थ्योरम का कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर ए। तो ये सरफेस इंटीग्रल है, उसमें हमने सरफेस इंटीग्रल किसका लिया? नॉर्मल कंपोनेंट्स का। किसके नॉर्मल कंपोनेंट्स का? कर्ल ऑफ वेक्टर का। आम सरफेस इंटीग्रल में हम डायरेक्ट वेक्टर ए के जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं वो लेते हैं। तो याद रखें जब आप कर्ल ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो ये एक वेक्टर ही आएगा। लेट्स से उस वेक्टर का नाम आप सी रख लें, तो उस सी के नॉर्मल कंपोनेंट ले लें, फिर उसका सरफेस इंटीग्रल ले लें। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो ये अब स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक हमने ए डॉट डी आर भी ऊपर निकाल के रखा है, ये देखें। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी। ये मैंने ए डॉट डी आर निकाला है ऊपर, तो इसकी वैल्यू की जगह पे ए डॉट डी आर लिख देते हैं। और डेल क्रॉस ए डॉट एन, ये मैंने पहले ये निकाला ऊपर, ये सारी वैल्यू डेल क्रॉस ए एन की आई हुई है, ये वाली सारी, ये सारी वैल्यू डेल क्रॉस ए डॉट एन की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ दोनों पुट कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। मैं लिख देता हूँ, चलें फिर भी एक बार एक दफ़ा लिख दी जाए इसको कि ए डॉट डी आर की वैल्यू इसमें पुट करके डेल क्रॉस ए डॉट एन की, तो ये कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म भी कहलाती है, या फिर इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं स्टोक्स थ्योरम की, क्योंकि इसमें तमाम कंपोनेंट शामिल हैं। जी बच्चों, तो डिटेल्ड फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या बन जाएगी? ए डॉट डी आर की वैल्यू जो मैंने वाइप आउट किया है यहाँ से, उसको हम पुट कर दें अगर, तो वो बराबर थी, हमें पता है A1 dx प्लस A2 dy
a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz। ये था हमारे पास a डॉट डी आर की वैल्यू। अब डेल क्रॉस a डॉट एन की वैल्यू, ये सारी वैल्यू मैंने निकाली हुई है, ये वाली सारी वैल्यू। तो इस वैल्यू को पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा इज़ इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ ऑल ऑफ दिस वैल्यू। वो कौन सी हैं वैल्यू सारी, वो लिख देते हैं। ये आ जाएगा ये पहले वैल्यू आएगी सारी, मैं लिख देता हूँ जी बच्चों। तो ये जो अभी हमने लिखी है दैट इज़ कॉल्ड द रेक्टेंगुलर फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। तो आगे हम चलते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ, इसको प्रूव करते हैं।